हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उन्नयन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा लिखी हुई पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उनके बारे में जान लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो बंगाली थे और पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ का मतलब होता है कि उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना। ठीक है, उनका लाइफ है, कैसे लाइफ स्केच के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका लाइफ स्पैन है 1861 टू 1941। द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913। उनको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था और वो पहले इंडियन रेसिपिएंट भी थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ द वर्ल्ड, ए नोटेड ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिलोसफर, ह्यूमैनिस्ट, नेशन बिल्डर and founder of an international university at Shantiniketan. He wrote primarily in Bangla but translated a large number of his own works into English. उन्होंने जो है पॉलीमैथ का मीन्स मैंने बताया कि वो पेंटर भी थे, पोइट भी थे, स्टोरी राइटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। इन सब के साथ वो एक रिफॉर्मर भी थे और फाउंडर ऑफ शांति निकेतन भी थे। और उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर जो है वो बंगाली में, प्राइमरीली पहले वो बंगाली में ही लिखते थे, बाद में उन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ लिटरेचर जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उनके वर्क्स को देख लेते हैं। सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि, ऑफरिंग्स ऑफ सॉन्ग्स, द क्रीसेंट मून एंड द गार्डनर। गीतांजलि में 157 पोएम है, जो कि अभी जिस पोएम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो 35 नंबर का पोएम होगा। फिर अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड। ये बहुत सारे उनके लिटरेचर से मूवीज़ भी बनी है। बंगाली एक मूवी है द होम एंड द वर्ल्ड, इसका बंगाली में घरे बायरे। अबाउट द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। अब पोएम के बारे में हम लोग जानेंगे। वेयर का मतलब एक ऐसा प्लेस होता है, वेयर का मीन्स ही एक प्लेस होता है कि ऐसा पोएट जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे प्लेस के बारे में इमेजिन करते हैं जहाँ पे हमारा सोल जो है वो बिना डर के हो, विदाउट फियर हो। ठीक है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ अ लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि। ये 35th नंबर, इट इज़ द 35th पोएम ऑफ गीतांजलि, वन ऑफ द बेस्ट रिमेंबर्ड पेट्रियोटिक पोएम्स। पेट्रियोटिक का मतलब यहाँ देशभक्ति से जुड़ा हुआ पोएम है। इट्स ए प्रेयर टू गॉड टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम डार्कनेस एंड स्लेवरी इनटू अ स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम। हमारी ये जो पोएम है ये प्री इंडिपेंडेंस एरा में लिखी गई थी और इस पोएम के तहत इन्होंने एक इमेजिन किया एक प्लेस को जो कि एक आइडियल फ्रीडम देता हो, ना कि सिर्फ बॉडी को, हमारे सोल को भी, ठीक है, हमारे मन को भी। आइडियल फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ऑफ आउटडेटेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम बैरियर्स दैट प्रिवेंट पीपल टू यूनाइट लाइक रिलीजन, लैंग्वेज, कलर ऑफ स्किन, कास्टिज्म, सुपरस्टिशन एक्सेट्रा। पोएम की पहली लाइन जो है, फर्स्ट लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड हेड इज हेल्ड हाई। द लाइन कन्वेज द आइडिया दैट पीपल शुड बी फियरलेस, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। वेयर का मतलब होता है एक प्लेस, एक इमेजिनेशन। पोएट की एक इमेजिनेशन है, एक प्लेस की, ऐसी प्लेस की इमेजिनेशन है जहाँ पे हम अपने मन को पूरी तरह से बिना डर के ऐसी जगह पे हम इमेजिन करते हैं जो जहाँ पे कोई बंधन ना हो, जहाँ पे कोई डर ना हो। तो और हम एक अपने आत्मसम्मान के साथ एक रिस्पेक्टफुल जीवन जी रहे हों। तो ये लाइन जो है वो फेयरलेस, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, सिर्फ अपनी भी एक अपना आत्मसम्मान भी करे, दूसरों का भी, जिससे हम बातें कर रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करे, डिग्निटी के साथ और ऑनर के साथ, पूरे सम्मान के साथ खुद भी रहें और दूसरों को भी सम्मानित ढंग से उनको देखें, उनसे बात करें, उनके साथ व्यवहार करें। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द विश दैट पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम फियर ऑफ ऑपरेशन एंड फोर्स्ड कंपल्शन। ये जो लाइन है इसमें एक विश है पोएट की कि लोगों को जो है डर के बिना तो जीना ही है, साथ में कोई ऐसा कंपल्शन ना हो, मतलब जो फोर्सफुल कोई काम करने की हमें कोई फोर्स ना करे, और जिस काम में हमको विश हो, जो काम करने की हमको इच्छा हो, वो काम हमको पूरी आज़ादी से करने दिया जाए। ठीक है, दिस पोएम इज़ कंपोज्ड ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा। ये आज़ादी के पहले का दृश्य, इसमें काफ़ी कुछ आपको मिलेगा देखने को कि आज़ादी के पहले कितने ज़्यादा कुप्रथाएं हुआ करती थी, कितने आउटडेटेड कस्टम्स हुआ करते थे।
वेयर द नॉलेज इज़ फ्री। अब ऐसी जगह की कल्पना हम करते हैं जहाँ पे कि नॉलेज फ्री हो। फ्री का मतलब वो हर एक के लिए एक्सेसिबल हो। पोएट वांटेड अ कंट्री वेयर नॉलेज इज़ एक्सेसिबल टू ऑल, एवरीवन कैन स्टडी, रीड एंड राइट एज दे विश। विश के अकॉर्डिंग वो लोग जो है अपनी इच्छा अनुसार वो पढ़ाई कर सके। पहले क्या होता था कि जो बॉय है, जो लड़का है, वो ये पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा या वो ही पढ़ेगा, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। आज के डेट में हम देखते हैं कि लड़कियां ऐसी कौन सी जगह में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं या वो कौन सी जगह पे काम नहीं कर रही हैं। वो स्पेस में भी गई हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, सब कुछ है। लेकिन वो एक टाइम था जब हमारे देश में लड़कों को ही पढ़ाया जाता था और लड़कियों को पढ़ाई से, शिक्षा से दूर रखा जाता था। प्लस एक और चीज़ था कि कुछ ऊंचे कास्ट के लोग ही पहले पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर पाते थे और छोटे कास्ट के लोगों को, जातिवाद में बटा हुआ था पहले, तो छोटे कास्ट के लोगों को जो पहले जो कथित जो छोटे कास्ट और कास्टिज़म, वो कुछ कास्ट के लोग पढ़ाई करते थे, कुछ कास्ट के लोग पढ़ाई नहीं करते थे। तो उन्होंने एक ऐसे देश की, ऐसी जगह की कल्पना की है जहाँ पे नॉलेज जो है वो फ्री, सबके लिए बराबर हो और फ्री हो, सबको एक्सेसिबल हो, सबका रीच हो, मतलब सब पढ़ सके अपनी इच्छा अनुसार एज दे विश। ठीक है। टैगोर रोट दिस पोएम ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आज के डेट में आप देखोगे कि सभी पढ़ रहे हैं, सभी को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये जो पोएम है इंडिपेंडेंस एरा कि जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, इंडिया की आज़ादी के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम का ये पोएम है। उस टाइम पे बहुत सारी प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, तो और कुछ बैरियर्स थे। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास था कि लड़कियां पढ़ेंगी तो वो फिर किसी का कहना नहीं मानेंगी, इनडिसिप्लिन हो जाएंगी, तो उनको नहीं पढ़ाना है। फिर प्री बायस्ड रहता था हर चीज़। अब बैरियर्स रहता था, जाति प्रथा की, इस जाति के लोगों को नहीं पढ़ना है, जो रुकावटें हैं, लैंग्वेज की रुकावटें थी। उसके बाद अमीरी गरीबी, जो अमीर लोग हैं वही लोग पढ़ेंगे, जो गरीब लोग हैं वो लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह का जो है कंपल्शन रहता था कि कुछ लोग ही पढ़ेंगे और नॉलेज सबके लिए फ्री नहीं होगा, नॉलेज सबको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसमें इसमें फ्रेगमेंट्स है, फ्रेगमेंट्स का मतलब टुकड़े। जैसे एक बड़ी सी चीज़ होती है, उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें तो उसको, उस टुकड़ों को फ्रेगमेंट्स बोला जाएगा। ठीक है। उसके बाद नैरो है, नैरो मतलब सीमित। डोमेस्टिक वॉल्स मतलब जो छोटी छोटी दीवारें। अब दीवारों का मतलब यहाँ पे ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं है, यहाँ पे दीवारें हैं। Poet imagined a place where people are not divided into small things like feelings of barriers among some people in respect of origin, caste, religion, color and other elements which divide people from one another. ऐसी दीवारें जो लोगों को एक दूसरे से मिलने में या कोई नॉलेज लेने में, जो दीवारें, छोटी छोटी दीवारें, जो अदृश्य दीवारें हैं, जैसे जाति की, जेंडर की, ये लड़की है ये लड़का है, धर्म की दीवार, भाषाओं की दीवार, ये दीवारें जहाँ पे दीवारें ना हो, ऐसी प्लेस जहाँ पे ये छोटी छोटी दीवारें जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं और अलग कर देती हैं, वैसी दीवारें वो ना हो। ऐसी दीवारों से अलग हटके एक जगह हो जहाँ पे जो हमारी दुनिया है, जो हमारा भारत है या जो हमारी दुनिया है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे ये भाषा, कलर, कास्ट, धर्म में बटा हुआ ना हो। Where the words come out from depth of truth. डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ का मतलब होती है गहराई, ऑफ ट्रुथ का मतलब सच्चाई। ऐसी एक जगह जहाँ पे एक दूसरे से लोग छल ना करें, एक दूसरे को लोग धोखा ना दें कि चलो भैया हम ऐसी जगह जहाँ पे कि एक आदमी है वो झूठ बोल के और कुछ पैसे सामने वाले से ले लिया और बाद में पता चला कि वो उसने पैसा जो है कहीं और गंवा दिया और वो उसने झूठ बोल दिया। वैसा एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग एक दूसरे से सच बोले, अपने दिल की गहराइयों से बात करें, सच्चाई से बात करें, जहाँ एक दूसरे को लोग ठगे ना। हेयर पोइट सजेस्ट स्पेस और एनवायरनमेंट वेयर कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक दूसरे से लोग बातचीत करें, कम्युनिकेट करें। इस सिंसियर का मतलब पूरी सच्चाई से, जेन्युइन, बात एकदम सही होनी चाहिए। एंड रूटेड इन ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से कही गई बात। एंड एक्सप्रेशंस बट कन्वे प्रोफाउंड ट्रुथ्स एंड इंसाइट रिफ्लेक्ट्स अ कमिटमेंट टू इंटेग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। बातचीत जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी से बात होनी चाहिए, मतलब अंदर कुछ है और बोल हम कुछ रहे, ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जहाँ अंदर भी सच हो और जो बात निकले तो वो वही बात हो जो दिल में हम सोच रहे हैं, वो वही बात सामने जाके निकले। तो वो बात जो है गहराई से और सच्चाई से होनी चाहिए।
where tireless striving stretches its arms towards perfection। बच्चों यहाँ पे जो है हमें मेहनत करना है, हमें देशभक्ति सिर्फ हम वर्दी पहन के देशभक्ति नहीं कर सकते। अगर हम सच बोले और ईमानदारी से अपने काम को करें और हम तब तक काम करें जब तक कि हमको अपने काम में परफेक्शन नहीं मिल जाता हो, वो भी एक तरह का देशभक्ति है। अगर हम किसी काम को सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें और तब तक करें जब तक कि परफेक्शन ना हो जाए काम में, ठीक है। दिस लाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक देखोगे पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच आया हुआ है। पर्सोनिफिकेशन जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में हम अगर यूज़ करते हैं, वेयर द पोइट एम्फसिस द नीड फॉर हार्ड वर्क एंड स्ट्राइविंग टू अचीव परफेक्शन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रहा है। द पोइट्स मैसेज इज़ दैट पीपल शुड नॉट बी लेजी। ऐसी दुनिया, ऐसा देश जहाँ पे कि लोग लेथार्जिक ना हो कि बैठ गए हैं, काम नहीं करना है, अब कल करेंगे, आज का काम है कल करेंगे, ऐसा ना हो। जिस दिन जो काम मिला हो पहले से अपनी बॉडी को और माइंड को हमको रेडी करना है। लेथार्जिक जो है जहाँ पे होता है वहाँ पे फिर कामों में डिले होता है और फिर वो सच्ची देशभक्ति नहीं है। नॉट बी लेजी एंड वेस्ट टाइम बट इंस्टेड वर्क हार्ड टू अचीव गोल। और हमें हमेशा ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपने गोल के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन ह्यूमन लाइव्स आर पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे आया हुआ है आपका। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। देखो इसका एग्जाम्पल है लाइक ट्रीज आर डांसिंग। पेड़ क्या कभी डांस करते हैं, लेकिन उसको एक मानवीकरण रूप दिया गया है, मानव का रूप दिया गया है, ह्यूमन का रूप दिया गया है। पेड़ डांस कर रहे हैं, मतलब पेड़ जो है हरे भरे हैं और वो लहला रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। हवा में जब हिलते हैं तो उनको जो है पोइट्री की लैंग्वेज में उनको हम लोग एक मानव का रूप दे देते हैं। ठीक उसी तरह परफेक्शन को एक मानव का रूप दिया गया है कि वो ऐसा काम करो कि परफेक्शन, बाहें फैला के खड़ा हो कि हाँ अचीव करो मुझे, मैं परफेक्शन हूँ और मुझे जितना मेहनत करोगे मैं अचीव हो जाऊँगा। वो बाहें खोले, बाहें पसारे हुए वो खड़ा हो, इस तरह से मेहनत करना है, ठीक है। स्ट्राइविंग मीन्स मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। स्ट्राइविंग का मतलब लगातार एफर्ट्स करना। इस एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, लेकिन एक ना एक बार तो हो ही जाएगा। इस तरह से लगातार मेहनत करते रहना काम को अचीव करने के लिए। Again, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, ठीक है। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। कोई भी देखो किसी भी देश में अगर किसी वहाँ की जनता को अगर रीज़न ना हो कोई काम करने का, अगर वो रैशनल नहीं है, अगर वो कुछ काम करने से पहले वो सोच नहीं रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, सिर्फ उसको ऑर्डर मिला और उसने करना शुरू कर दिया, वो अगर रैशनल नहीं है, उसके पास रीज़न नहीं है, तो वैसे लोगों को गुलाम बनाना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो कुछ करेगा ही नहीं, वो तो एक रोबोट की तरह बन जाएगा और उसको इजीली लोग जो हैं गुलाम बना लेंगे। तो हमें वैसा नहीं होना है। हमको कोई भी काम करने से पहले हमारे पास रीज़न, तर्क संगति की बुद्धि होनी चाहिए कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है। कोई मुझे कहेगा कि ये लो 5 लाख रुपए, ये लेके घर जाओ, तो मुझे पहले तर्क लगाना होगा ना कि ये पैसा कहाँ से आया, कहीं गलत तो नहीं है, किसको देना है क्या। तो ये तर्क संगत होना बहुत ज़रूरी है। तो वही रविनाथ जी ने इस पोएम में ये भी कहा है कि तर्क संगत भी बनो। द फ्रेज वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, क्लियर स्ट्रीम मतलब कि रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इस वे इज़ अ मेटाफर। ये यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ किया गया है जिसमें कि जैसे कचरा होता है और हम रीज़न ऐसा होना चाहिए कि सारे कचरे को साफ़ करना है। जैसे पानी हम अगर तेज़ धार से मारेंगे तो सामने कचरा हट जाएगा, वैसा रीज़न होना चाहिए, साफ़ सुथरा रीज़न होना चाहिए। हमें अपने काम को करने को लेके हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ पानी की तरह। Here reason is compared to a clear stream which can wash away obstacles, वो जो मैंने भी बताया। In its path, a mind without reason and rationality, तर्क संगति, is stagnated and unable to achieve its goal, ठीक है। बिना तर्क संगत के इंसान जो है अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। Lost its way, a metaphorical way of saying that one might become irrational or misguided or lose the ability to think critically। अगर जिसके पास क्लियर स्ट्रीम नहीं होगा तो वो ईजिली भटक सकता है, वो इंसान जो है भटक सकता है, उसको भटका सकते हैं
कोई भी पावरफुल इंसान सीधे साधे इंसान को गुमराह कर सकता है, उसको अपने गोल से हटा के कहीं और लेके जा सकता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मुझे ये कितना ज़रूरी है। अगर वो रीज़न नहीं लगाता है तो फिर उसको उसकी गलत संगति उसको कहीं और भटका सकती है। ठीक है। ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। ड्रेरी मतलब डल। अगर आपकी आदतें अगर ख़राब हैं और अगर पुरानी चीज़ों को लेकर आप अभी तक चलते जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक ऐसी भूमि को तैयार करता है जो उपजाऊ नहीं होगी। बैरन एंड अनप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट और स्टेट ऑफ माइंड हाँ यही पे Dreary desert sand of dead habits symbolizes a barren and unproductive environment or state of mind or outdated, अनहेल्पफुल और रिपीटेटिव बिहेवियर एंड रूटीन्स। अगर हम अपने पुराने रीति रिवाजों को ही लेकर बैठे रहेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं सोचेंगे, अगर उन्हीं कुप्रथाओं को अगर लेकर बैठे होते, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, या जिनके जो विधवा हो गई हैं उनको दोबारा से अगर शादी के बारे में अगर सोचा जाए, इन सारे कुप्रथाओं को अगर दोबारा से रिफॉर्म ना किया जाता तो अभी तक हम इस भारत तक ना पहुँचे होते। तो वो प्री इंडिपेंडेंस एरा की बातें थी, तो उस टाइम पे ये सारी कुप्रथाएं थी जो हम लोगों ने धीरे धीरे अभी तक अचीव किया है कुछ हद तक। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और आइडियाज़ आर कंपेयर्ड दैट वन थिंग इज़ अनदर। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ लॉयन इन द बैटल फील्ड। मेटाफर, यहाँ पे एक पोएम मेटाफर एक वर्ड आया, मैं उसको समझा दूँ। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे हम चीज़ों को डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं, डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि वो युद्ध भूमि में एक शेर था। तो यानी कहने का मतलब एक बहुत बहादुरी से उसने युद्ध को किया। Where the mind is led forwarded by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country awake। इस लाइन में पोएट जो है वो गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, पीपल शुड बी लेड फॉरवर्ड इन देयर थिंकिंग एंड एक्शंस बाय गॉड। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट पीपल शुड बी ब्रॉड माइंडेड इन देयर थिंकिंग एंड एक्शंस। वो उनका कहना है क्या कि लोगों को अपने दिमाग को जो है खोलना होगा, ओपन माइंडेड बनना होगा, ब्रॉड माइंडेड बनना होगा, और नैरो माइंडेडनेस बिल्कुल नहीं चलेगी, संकीर्ण विचारधारा नहीं चलेगी। अदरवाइज़ हम लोग वैसे एक आइडियल स्टेट में नहीं पहुंच पाएंगे अगर हमारा माइंड जो है बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड अगर नहीं होगा, नैरो माइंडेड। नैरो मतलब संकीर्ण विचारधारा। Into that heaven of freedom, poet suggests an ideal place in India. Every individual is free from societal pressure, where everyone talks sincerely, everyone hard works till perfection, no one can misguide anyone. Then the place will be true heaven and people will get true freedom. Poet prays to God his father। ठीक है, पोइट जो है अपने परम पिता यानी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अगर ऐसा देश हो जाता है कि जहाँ पे लोग सच्चाई से बात करें, मेहनत तब तक करें जब तक परफेक्शन नहीं हो जाता है, अपने सारे जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं उसको छोड़कर एक नवीन विचारधाराओं में प्रवेश करते हैं, तो वो अपने गॉड से कहते हैं कि हाँ तभी एक ऐसी जगह हमको मिल पाएंगी, तभी एक ऐसी जो आइडियल स्टेट ऑफ फ्रीडम में हम जा पाएंगे। ठीक है, यहाँ लास्ट में ग्लॉसरीज हैं, जो भी टफ वर्ड्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।